हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैदिक एज। इससे पहले हमने प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन को होलिस्टिकली कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज के बारे में। इसमें वैदिक एज में सबसे पहले हम आर्यंस की आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे, और जो आज का लेक्चर होगा उससे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, बट अगर आप आज का लेक्चर समझते हैं तो आपको वैदिक एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आर्यंस। तो सबसे पहले आर्यंस को समझने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमें सबसे पहले ऋग्वेद मिलता है, जो कि आपका 1500 बीसी के आसपास लिखा गया था। तो ऋग्वेद जो था, जब आर्यंस इंडिया में आए तो ये उनके द्वारा लिखी गई फर्स्ट बुक थी, जिसमें उन्होंने अपने कल्चर के बारे में मेंशन करके रखा है। तो यहाँ से हमें उनके बारे में पता चलता है। सेकंड बुक जो हमारे पास है, जैन अवेस्ता की है। अब ये जैन अवेस्ता जो है, ये एक ईरानियन टेक्स्ट है, और ये पर्टिकुलरली जो जोरास्ट्रियन रिलीजन है उसकी अर्लीस्ट सेक्रेड बुक है ये, जिसमें प्रॉफिट जोरास्ट्रा के बारे में मेंशन किया गया है, और ये भी आपका 1400 बीसी के आसपास लिखा गया था। इसके बारे में हमें उस समय के कल्चर के बारे में और आर्यन इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलता है। थर्ड बुक जो है वो इलियाद ओडेसी की है। इलियाद ओडेसी जो है ये होमर द्वारा लिखी गई बुक है, और ये एक एंशिएंट ग्रीक बुक है जो जिसमें पोएम्स लिखे गए हैं, इपिक पोएम्स हैं। इसमें जैसे आप देखें इलियाद में, तो इसमें जो ग्रीक वॉरियर्स हैं वो किस तरीके से ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, और ट्रॉय जो नॉर्दर्न टर्की में जो एक सिटी एंशिएंट सिटी है उस पर अटैक करते हैं। तो ट्रोजन वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। जो ओडेसी है, इसमें जो वॉरियर ओडेसियस जब वॉर के बाद इथाका, एक जगह ग्रीस में एक आइलैंड है इथाका, तो वहां पे जब रिटर्न होता है और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है तो उसके बारे में लिखा गया है। और ये आपका अराउंड 900-800 बीसी के आसपास है। तो इसमें जो इलियाद है वो आपका 900 बीसी, और जो ओडेसी है वो 800 बीसी के आसपास लिखा गया है। और ये दोनों बुक होमर के द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली इसमें हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो वो एक पर्टिकुलर एक आदमी जो होमर था उसने नहीं लिखा है। इसमें दो व्यक्तियों का नाम होमर था, उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में इन दोनों बुक को कंपाइल किया है। और इसके बाद हम देखते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास क्या है। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास पॉटरी है, जो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी है, जो हमें गंगेटिक रीजन से मिला हुआ है। तो इससे पहले हम पॉटरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉटरी जो स्टार्ट हुआ था आपका न्योलिथिक एज में, जहाँ पे कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी थी। फिर उसके बाद इसका डेवलपमेंट चालकोलिथिक और हड़प्पन फेज तक रेड एंड ब्लैकवेयर पॉटरी में हुआ। उसके बाद पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, जो कि वैदिक एज में इसका इवोल्यूशन होता है। तो इससे हमें उस समय के कल्चर के बारे में पता चलता है। सेकेंड है हमारे पास बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन एक्चुअली मॉडर्न डे टर्की में मिला हुआ है। यहाँ पे हमें बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन में जो हिताइट्स और मित्तानी थे उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी वॉर के बाद, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना है वो है कि इस इंस्क्रिप्शन में वैदिक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है, जो जिनको हम इंडो आर्यन गॉड भी बोलते हैं, इंडो आर्यन गॉड। तो इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे 4 गॉड के बारे में मेंशन है। फर्स्ट हो गया आपका इंद्र, सेकंड आपका हो गया मित्र, थर्ड आपका हो गया वरुण, फोर्थ हो गया नसत्य। अब नसत्य जिनको अश्विन भी बोलते हैं, तो ये है। तो इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये हमें बताता है कि जो इंडो आर्यन का जो प्रेजेंस था वो आउटसाइड इंडिया भी था, और अर्ली इंडो आर्यन माइग्रेशन के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। सेकेंड जो इंस्क्रिप्शन है हमारा वो है मित्तानी इंस्क्रिप्शन। मित्तानी इंस्क्रिप्शन हमें सीरिया में मिला हुआ है। इसमें भी है अगेन हमें
सेम गॉड के बारे में मेंशन है, इंद्र, मित्र, वरुण एंड नसत्य। तो इससे भी हमें इंडो आर्यन का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, कैसे मेसोपोटामिया रीजन में था। उसके बाद हमें हित्ताइत इंस्क्रिप्शन जो एनातोलिया में मिला हुआ है, जो हित्ताइत इंस्क्रिप्शन है, इसमें बेसिकली हमें ट्रीटीज, लॉज एंड रॉयल ऑर्डर का मेंशन है। तो जिससे हमें उस समय की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डिप्लोमेसी है या वॉरफेयर है, उसके बारे में पता चलता है। तो ये हमें जो वेस्ट एशिया में ब्रॉन्ज एज कल्चर के बारे में बताता है। तो लास्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो केसाइट इंस्क्रिप्शन है। केसाइट इंस्क्रिप्शन हमें इराक में मिला है। तो केसाइट एक्चुअली एक ट्राइब होती थी जो कि जॉर्गस बोले या तो जॉर्गस। तो जो जॉर्गस माउंटेन है आपका वेस्टर्न ईरान और ईस्टर्न इराक के बाउंड्री पे, तो यहाँ पे ये ट्राइब केसाइट ट्राइब रहती थी। उस वक्त इराक या कहे मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन का किंगडम था। तो इन्होंने अराउंड 1600 बीसी इस यहाँ पे अटैक किया और उसके बाद 1150 बीसी तक वहां पर रूल किया। तो इन्होंने एक्चुअली बेबीलोनियन किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, हालांकि उनके कल्चर्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ये केसाइट इंस्क्रिप्शन हमें उस समय के आर्यन इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है, और इसमें हमें कुछ इंडो ईरानियन की तरह गॉड्स के बारे में मेंशन है। जैसे आप लिख सकते हैं इनको, सूर्य, मारुत, इंद्र। तो ये 3 गॉड के बारे में इसमें मेंशन है। तो ये हमें डिफरेंट लिटरेरी, नॉन लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जिनके बेसिस पे हम आर्यंस के बारे में समझ पाते हैं और जान पाते हैं। तो इन्हीं टेक्स्ट के बेसिस पे हमें इनके बीच कुछ एक कॉमन कल्चरल ट्रेट मिलते हैं, जैसे कि ये कॉपर ब्रॉन्जेस टेक्नोलॉजी यूज करते थे। और आयरन जो है, आयरन का इसमें मेंशन है, जैसे होमेरिक पार्ट जो है ओडेसियस, इलियाद और ओडेसियस। तो ओडेसियस में हमें आयरन का मेंशन किया गया है। और इंडिया में भी हम देखते हैं, जब लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं तो उसमें भी हमें आयरन का मेंशन है। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में पता चलता है। फिर इकोनॉमी जो थी इनकी बेसिकली पेस्ट्रोलिज्म थी, और ये एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते थे। इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे जब हम इनके ओरिजिन के बारे में समझेंगे, और इनके ज्योग्राफिकल एरिया, ये किधर ये रहते थे। और टेम्परेट क्लाइमेट में ये थे। ये हॉर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था इनके लाइफ में। तो हॉर्स के बारे में भी समझेंगे, स्पोक्ड व्हील का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहले हम हड़प्पन फेज में देख चुके हैं कि उस वक्त सॉलिड व्हील यूज होते थे, स्पोक्ड व्हील का कॉन्सेप्ट अभी नहीं था वहां पे। फिर ये वॉरफेयर, कंटिन्यूअस वॉरफेयर में भी इन्वॉल्व रहते थे। बोस, एरोस, चैरियोट का यूज करते थे। चैरियोट्स फर्स्ट टाइम यूज होगा यहाँ पे। इससे पहले हमने हड़प्पन फेज में देखा था, उसमें इक्का जैसा एक सिस्टम यूज होता था, और जिसे वो अपने ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे, अपनी इकोनॉमी में यूज करते थे उसको। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। बरियल्स के लिमिटेड प्रैक्टिस थी यहाँ पे, क्रिमेशंस मोस्टली होते थे। और जो इंडिया में जो क्रिमेशन होना स्टार्ट हुआ, ये भी यहीं का कल्चर था। फायर कल्ट के बारे में समझेंगे, सोमा होमा कल्ट। जो सोमा, और ये अवेस्टर्न लैंग्वेज में इसको होमा बोलते हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। एनिमल सेक्रीफाइसेस और जो हॉर्स सेक्रीफाइसेस के बारे में देखेंगे। तो ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हमें इन तीनों और रेदर नॉन लिटररी, लिटररी बोथ सोर्सेस से हमें पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इनका जो जियोग्राफिकल एरिया क्या था, कहाँ पे ये रहते थे। तो बेसिकली जो इनका जियोग्राफिकल स्प्रेड था वो ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, और उससे कुछ लिंक्ड एरिया सेंट्रल एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एनातोलिया, और उसको टर्की भी बोले, ग्रीस, इन जगह एरिया पे ये रहते थे। तो इनको हम मैप की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे ये वर्ल्ड मैप है, इसमें ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है, और ये आपका स्टेपी रीजन भी है। तो स्टेपी रीजन, स्टेपी हम जानते हैं कि ये एक ग्रासलैंड है, और यहाँ पे ग्रासलैंड की वजह से
इनकी जो मोस्टली इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ज्यादातर लोग कैटल्स को रियर करते थे, हॉर्सेस रियर करते थे, और हॉर्सेस का डोमिनेशन इस एरिया में इस वजह से भी था क्योंकि ये ग्रासलैंड इकोनॉमी थी। इसके बारे में हम जब हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो यहीं से इनका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 1500 के अराउंड 1500 बीसी के अराउंड इंडिया में माइग्रेशन हुआ, 800 बीसी के अराउंड आपका ईरान में माइग्रेशन हुआ है। इसी तरीके से आप यहीं से इनका माइग्रेशन होगा, आपका ग्रीस में भी हुआ, फिर मेसोपोटामिया में हुआ, फिर आपका एनातोलिया में हुआ, फिर यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में भी आर्यंस का माइग्रेशन हुआ। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट डिफरेंट लोकल कल्चर को एक्यूमुलेट करके हुआ इनका माइग्रेशन। तो इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि आर्यंस हम समझ गए कि वो टेम्परेट रीजन में थे, स्टेपी रीजन जो कि एक ग्रासलैंड एरिया है, सेंट्रल एशियन रीजन। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि M17 एक जीन होता है जो कि हमें 40% सेंट्रल एशियन पीपल में मिलता है। और जब ये इंडिया में दिल्ली में इसकी स्टडी की गई तो अराउंड हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उसमें 35% लोगों में ये जीन मिला। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि जो आर्यंस का माइग्रेशन है वो इंडिया में हुआ है। तो अब हम इसके फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हॉर्स, तो सेंट्रल रोल ऑफ द हॉर्सेस, इसके बारे में हम समझेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो आर्यन कल्चर है उसमें हॉर्स का एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे जो हॉर्स हैं उनके लाइफ में। और ये हम देख सकते हैं क्योंकि जो हॉर्स, उसको अश्व भी बोलते हैं। तो अश्व जो है वो हमें संस्कृत, अवेस्तन ग्रीक और लैटिन के जो टेक्स्ट है उसमें हमें बार बार ये टर्म दिखाई देता है। और इवन हम एंशियंट जो अवेस्टन और जो ऋग्वेदा है इसमें हम देखते हैं कि जो लोग अपने नेम भी रखते थे, पर्सनल नेम भी हॉर्स सेंटर्ड ही होते थे उनके। और अगर हम पर्टिकुलरली ऋग्वेद की बात करें तो इसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम जो मेंशन किया गया है वो अश्व के बारे में है, जो 215 टाइम। इवन जो काऊ और बुल का भी मेंशन है वो 176 और 170 टाइम्स ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हॉर्स कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा उन लोगों के लिए। अगर हम काऊ और बुल को कंबाइंड अगर हम देखते हैं तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि उस वक्त जो कैटल है उसका इम्पोर्टेंस भी काफी अच्छा था। अगर हम पर्टिकुलरली अवेस्तन लैंग्वेज की बात करें, जो अवेस्तन है ईरानियन, एंशिएंट ईरानियन टेक्स्ट की, तो उसमें हमें जो ईरानियन चीफ्स हैं उनके नाम भी जो हमें हॉर्स से मिलते हैं। और हेरोडोटस ने भी बता के रखा है कि जो एंशिएंट कुछ ईरानियन ट्राइब्स थी वो भी हॉर्स सेंटर्ड उनके नेम रहते थे। तो ये उनके सिग्निफिकेंस को समझाता है हॉर्स को। और ऋग्वेद में हमें 2 फुल हाइम जो है वो हॉर्स के ऊपर ही दिखाई देता है। और जो हॉर्स एक्चुअली जो इसको एसोसिएट किया जाता है इंद्रा और मारुत जो कि वैदिक गॉड थे। उस समय लोग हॉर्स के लिए प्रेयर भी करते थे, जैसे लोग अक्सर चिल्ड्रेन के लिए प्रेयर करते हैं, जिसको उस वक्त प्रजा बोलते थे। प्रजा मीन्स चिल्ड्रेन के लिए प्रेयर करते हैं, और पशु मीन्स कैटल्स के लिए प्रेयर करते थे। तो उस वक्त हॉर्स के लिए भी प्रेयर किया जाता था। इवन कुछ टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि अराउंड 1000 हॉर्स के लिए भी लोग प्रेयर करते थे। तो ये हॉर्स का इम्पोर्टेंस शो करता है। और हमें जो ईरानियन गॉड है, जो मित्र है, जो कि वैदिक गॉड मित्र ही है, इनको भी हॉर्स और चैरियट से लिंक किया गया है। और होमेरिक एपिक्स जो इलियाद और ओडिसी है उसमें भी जो हॉर्स को इम्फेसाइज किया गया है। इवन इक्वेरीज जो कि किसी भी नोबल और चीफ के जो हॉर्स को इनको देखते हैं, जो उसका इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं। तो इनको भी प्रेस किया गया है। तो ये हमें बताता है कि जो हॉर्स है कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। और इसका हम देख लेते हैं कि हॉर्स ही आखिर क्यों। तो बिकॉज कि वो एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी, और वहाँ पे वो लोग एक स्टेपी रीजन में रहते थे जो कि ग्रासलैंड एरिया है।
और ये बहुत ही वास्ट रीजन है। वहां पे उनके जो वॉरफेयर, कंटिन्यूअस वॉरफेयर में भी इन्वॉल्व रहते थे। तो जो हॉर्स है उनको ये स्पीड प्रोवाइड करते थे, और वो हॉर्स की वजह से वो अपने कैटल्स को मैनेज भी कर पाते थे इजिली। तो इसलिए हॉर्स इम्पोर्टेंस थे उस वक्त। और उस एरिया में हमें टाइगर और राइनोसोरस भी नहीं मिलते, जो कि लिटिल टेम्परेट और आपका मॉडरेटली टेम्परेट के हैं या ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। तो इनके बारे में भी हमें मेंशन नहीं मिलता है। जैसे बहुत ही रेयर मेंशन मिलता है हमें लॉयन, बैफेलो, डियर, एलिफेंट, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल एनिमल्स है। और जो आर्यंस है वो बेसिकली टेम्परेट रीजन से आए थे। तो जो मोस्टली जो सेंट्रल एशियन इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रहता था उनके जो राइटिंग्स पे भी, और जो भी वो एनिमल्स को वहां पे उन्होंने देखा था उसी के बारे में ज्यादातर हमें मेंशन मिलता है। तो लास्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि हॉर्स का डोमेस्टिकेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो अर्लीस्ट हमें जो डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स दिखाई देता है वो एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, वो आपको मिलेगा यूरोप में। और यूरोप में वो जो नाइपर रिवर और वोल्गा रिवर, के बीच में, और आपका ब्लैक सी के नॉर्थ में, यहाँ पे जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो हॉर्स के डोमेस्टिकेशन के मिलते हैं ब्लैक सी और साउथ यूरोल में मान सकते हैं। उसके बाद 4000 बीसी के अराउंड ये एनातोलिया में इसका स्प्रेड हुआ। फिर हमें 3000 बीसी के अराउंड साउथ साइबेरिया, 2000 बीसी के अराउंड हमें नॉर्मली यूरेशियन प्लेन्स में हमें दिखाई देना शुरू हुआ। फिर हमें जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलता है वो हमें बेबीलोनिया में मिलता है, और ये आपका केसाइट इन्वेजन के बाद है जो 1595 बीसी में। वहां पे इसको एज फ्रॉम द माउंटेन्स बोलते थे, अर्ली बेबीलोनियन। तो ये था हमारा हॉर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वॉर चैरियोट। तो चैरियोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअस वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे। और जो चैरियोट के बारे में हमने जब हड़प्पन हड़प्पन कल्चर जब हम कवर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वहां पर हमें जो भी चैरियोट तो नहीं थे, उस वक्त हमें इक्का टाइप का एक सिस्टम मिला था जिसमें सॉलिड व्हील का यूज होता था। बट यहाँ पे जो चैरियोट थे इसमें हमें स्पोक्ड व्हील से दिखाई देते हैं। तो स्पोक्ड व्हील एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इससे आपका जो स्पीड है वो भी ज्यादा रहेगी इसमें। तो ये हमें दिखाई देता है, और ये हमें एंशिएंट माइथोलॉजी में भी हमें देखने को मिलता है। चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी हो या इंडियन माइथोलॉजी हो, उसमें जो चैरियोट और रथ हम हिंदी में बोलते हैं, इसका बहुत ही बड़े लेवल पे यूज होता है, पर्टिकुलरली जो वॉरफेयर में। तो चैरियोट ये आप देख सकते हैं, इसका इमेज है, ये एक्चुअली इंस्क्रिप्शनल इमेज है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पोक्ड व्हील के बारे में। तो स्पोक्ड व्हील वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमें अर्लीस्ट एविडेंस इसका जो ईरान में मिला है, और आपका नॉर्थ कैकस में जो आपका ब्लैक सी के पास का एरिया है, ये आपका अराउंड 2300 बीसी के अराउंड में मिला हुआ है। फिर हमें 1500 बीसी के अराउंड में ये हमें यूरोप में एक बड़े लेवल पे मिलता है। फिर धीरे धीरे ये वेस्ट एशिया की तरफ इसका जो यूज है वो स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। और अगर हम हड़प्पन साइड की पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पे हमें मोस्टली सॉलिड व्हील मिले हैं, बट बनावली एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें स्पोक्ड व्हील मिला हुआ है। बट इसको ये भी माना जाता है कि जब पोस्ट हड़प्पन में आर्यंस का माइग्रेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हो सकता है कि अपने साथ वो स्पोक्ड व्हील कॉन्सेप्ट को लेकर आए होंगे इंडिया में, इसलिए हमें बनावली में पोस्ट हड़प्पन फेज में हमें कुछ एविडेंस मिले हुए हैं इसके। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि स्पोक्ड व्हील है ये, और ये आपका है सॉलिड व्हील। अब हम बात करेंगे पिट ड्वेलिंग के बारे में। तो पिट ड्वेलिंग ट्रेडिशन जो है वो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है इसका आर्यन कल्चर से ही। इसको हिस्टोरियन आर्यन कल्चर से भी एसोसिएट करते हैं। तो एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो कोल्ड क्लाइमेट में ही होता है, क्योंकि इसको अगर हम साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश करें
तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक इंसुलेटर है। तो कोल्ड क्लाइमेट में जो भी सबटरेनियन हाउसेस होते थे या तो सरफेस के नीचे जो भी हाउसेस बनाए जाते थे, वहां पे उनको टेम्परेचर मेंटेन रहता था। मीन्स जो कोल्ड एयर है या कोल्ड टेम्परेचर जो है वो वहां पे डोमिनेट नहीं करता था उनके क्या बोलते हैं कि सबटेरेनियन हाउसेस में। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंस हो जाता है पिट ड्वेलिंग ट्रेडिशन जो है कि वो ओरिजिन कोल्ड क्लाइमेट से। और इसका एग्जाम्पल हमें अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें यूक्रेन में मिलता है अराउंड 4500 बीसी में, जब वहाँ के जो अर्लीस्ट हाउस यूजर्स थे वो सबटेरेनियन हाउसेस यूज करते थे। फिर इसके बाद इसका 3rd मिलेनियम बीसी के अराउंड इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगा और आपको जो यूराल वोल्गा रीजन है वहाँ पे हमें दिखेगा। उसके बाद ये 2nd मिलेनियम के अराउंड एंड्रोनेवल कल्चर में आ जाएगा और यहाँ पे जो अर्ली आर्यंस थे वो इसको यूज करेंगे। फिर एट लास्ट हम देखते हैं कि 1500 बीसी के अराउंड ये स्वात वैली में भी इसके एविडेंस है। और स्वात वैली हम जानते हैं कि आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ पे। तो इसको एक आर्यन कल्चर का एक मेजर साइट भी माना जाता है, क्योंकि जो अर्लीस्ट इंटरेक्शन हुआ और जब एंट्री इंडिया में हो रही थी तो सबसे पहले उनका डेवलपमेंट यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद हम हड़प्पन फेज में पढ़ चुके हैं कि बुरजाहोम में भी और हरियाणा में भी हमें कुछ सबटेरेनियन हाउसेज जो पिट ड्वेलिंग हाउसेज मिले हुए हैं। तो ये एक आर्यन ट्रेडिशन से भी हिस्टोरियन इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बर्च ट्री। तो बर्च ट्री जिसे संस्कृत में भुर्जा भी बोला जाता है और ये यहीं से बाद में इसको भोज भी बोला जाएगा, जो हम पढ़ते हैं कि जो भोजपत्र में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है हमें, तो ये इसी ट्री से बना था। तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से लिंक करता है, क्योंकि जो एंड्रोनोवो सेटलमेंट थे वहाँ पे वो बर्क ट्री को यूज करते थे, इसको कंबाइन करते थे पाइन और सिदार को अंडरग्राउंड हाउसेस बनाने के लिए। और मिडिवल इंडिया में फिर हम बाद में देखेंगे कि इसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखे गए जो बर्क बार्क की से बने होते थे, और ये भी एक आयरन फीचर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमेशन प्रैक्टिस के बारे में। तो जो क्रिमेशन प्रैक्टिस है ये एक्चुअली आर्यंस के द्वारा ही डेवलप की गई थी, और इसके जैसे वैदिक है, आपका वेस्टर्न और होमेरिक टेक्स्ट है, ये इसको सपोर्ट करते हैं या क्रिमेशन को मेंशन करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन फेज में हमें क्रिमेशन नहीं था, वहाँ पे हमें जो डोमिनेंट प्रैक्टिस थी वो हमें बरियल सिस्टम ही मिलता था। बट लेटर ऑन हमें सिमेट्री एज कल्चर में मिला हुआ था आपका जो बरियल से वो अर्न बरियल मीन्स जिसमें क्रिमेशन के बाद जो बॉडली रिमेन्स हैं उसको बरी करते हैं। तो ये पोस्ट हड़प्पन फेज का था जो कि आर्यन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। और जो अर्लीस्ट हमें ग्लोबल एविडेंस मिला हुआ है वो हमें 5000 से 4000 बीसी के अराउंड यूरोप सेंट्रल एशिया के आसपास के रीजन में हमें मिला है। और ये कब हॉर्स यूजर्स कम्युनिटी ने इसको कब अडॉप्ट किया इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इंडिया में जो है कि इसका अर्न बरियल का एविडेंस हमें स्वात वैली में मिला, फिर हमें 1400 बीसी के अराउंड तजाकिस्तान में भी हमें इसका एविडेंस मिलता है। तो मोर्टिन व्हीलर कहते हैं कि जो हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में हमें कोई भी क्रिमेशन नहीं मिला है। तो अगर हमें ऐसा कोई अनबरियल आर्कोलॉजिकल एविडेंस के रूप में मिलता है तो वो पोस्ट हड़प्पन फेज, जब हड़प्पन फेज डिक्लाइन हो रहा था और आर्यंस का माइग्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका था, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है ये। अब हम देखेंगे फायर कल्ट के बारे में। तो फायर कल्ट जो है वो जो इंडिया में जो वैदिक एज पीपल थे और जो अवेस्तन पीपल थे, जो इंडो ईरानियन कहें और इंडो आर्यन, इनका ही स्पेसिफिक ये ट्रेट है। ये हमें बाकी अन्य जो यूरोप में माइग्रेट किए या जो मेसोपोटामिया और टर्की में माइग्रेट किए वहाँ पे हमें इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं।
तो फायर वर्शिप हमें ग्लोबली मिलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। इसका एविडेंस हमें हड़प्पन कल्चर में भी मिला था। जब हम लोथल के फायर अल्टर को देखते हैं तो उसमें एक्चुअली जिस तरीके से यूज किया जाता था, अब अभी ये कह पाना कि वही लेटर ऑन जाके आपको वैदिक एज में जो फायर अल्टर्स यूज हुए वो सेम हुए या उन्हीं का एक डेवलप्ड रूप था, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें हिस्टोरियन अभी ये मानते हैं कि जो फायर जो है वो ह्यूमन के काफी क्लोज रहा है जब से फायर की डिस्कवरी हुई। तो फायर वर्शिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एजेस में होते रहे और सभी उसी तरीके से इंडस वैली में हुआ और जो कि एक डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। और हमें जो अर्लीस्ट फायर के एविडेंस हमें मिले, फायर अल्टर्स के मिले, वो हमें 4000 BC के अराउंड हमें यूक्रेन में मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं एनिमल एंड हॉर्स सेक्रीफाइस। तो एनिमल सेक्रीफाइस जो है वो मोस्टली हमें जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनमें हमें दिखते हैं और हम जानते हैं कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी थे वो मीट ईटर्स भी थे। इसका एविडेंस हम चैल्कोलिथिक एज से ही देखे थे। जब चैल्कोलिथिक एज स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थे वो लोग इन कैटल्स को रियर करते थे, वो उनके प्रोडक्ट को यूज नहीं करते थे, जैसे मिल्क हो गया और डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। बेसिकली वो उसके मीट को मींस मीट के लिए रियर किया जाता था उन एनिमल्स को। तो ये अर्ली पास्टोरलिस्ट ऐसे ही वर्क करते थे। फिर उसके बाद जब लेटर ऑन हम जब हड़प्पन एज में आए तो वहां पर देखा कि जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको यूज किया जाने लगा। तो इसलिए जो एनिमल सेक्रीफाइस है वो पहले से ही रहा है और जो हॉर्स सेक्रीफाइस है वो एक्चुअली एक डिस्टिंक्ट इंडो यूरोपियन ट्रेट ही रहा है, क्योंकि जो हॉर्स यूजर्स जो इंडो आर्यंस थे वही लोग ज्यादा थे। तो सेंट्रल एशिया में जो हॉर्स का डोमिनेंट नेशन भी था इसलिए। तो इसका जो एविडेंस हमें मिलता है वो यूरोप से या कॉकस से या सेंट्रल एशिया में मिलता है। और हमें ऋग्वेदा में भी हमें कुछ हॉर्स पे हॉर्स सेक्रीफाइस के लिए कुछ हाइम्स हमें दिखाई देते हैं, बट इंडिया में हमें ऐसा कोई आर्कोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला है जहाँ पे कि जो ऐसा कोई रिचुअल हो जिसमें हॉर्स को सेक्रीफाइस किया हो। लेटर ऑन हम देखेंगे कि अश्वमेधा होता था जिसमें कि उसको हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते थे। हमें बेफलो सेक्रीफाइस के एविडेंस मिले हुए हैं जो कुछ रीजनल जगह पे जिसको शक्ति ट्रेडिशन में किया जाता था। इसके बाद हम सोमा के बारे में समझते हैं। तो सोमा, इसको अवेस्टर्न लैंग्वेज में होमा भी बोलते थे। तो ये भी एक डिस्टिंक्ट फीचर था आपका जो इंडो ईरानियन और वैदिक पीपल का ही। और इसमें बेसिकली एक प्लांट होता है इफेद्रा, तो इफेद्रा का यूज किया जाता था। और इसका जो एविडेंस हमें जो है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जिसमें मार्जियाना रीजन जो है प्रेजेंट डे टर्कमेनिस्तान में, तो वहां पे इसका एविडेंस मिलता है। जो टोगोलोक एक टेम्पल है टोगोलोक 21, उस पे हमें दिखाई देता है कि उसमें एक ड्रिंकिंग रिचुअल्स है जिसको सोमा बोलते हैं। उससे आज के हिस्टोरियन उससे इसको रिलेट करते हैं। अभी भी इस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है और डिबेट इस पे अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्वास्तिका सिंबल। तो स्वास्तिका सिंबल एक्चुअली ये एक वैदिक ओरिजिन नहीं है और ये हम हड़प्पन कल्चर में भी देखे थे कि वहां पे भी हमें इसका सिंबल मिला है। और इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो अराउंड 2000 BC के आसपास जो इलाम, जो सेंट्रल ईरान में एक किंगडम इमर्ज किया था, उसका वहां पर इसका ओरिजिन है। और इसका एविडेंस हमें तजाकिस्तान में भी 1200 BC के अराउंड मिला हुआ है। लेटर ऑन हम कह सकते हैं कि इसको ब्राह्मणिकल सिंबल मान लिया गया और इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में। और ये बहुत ही फेमस हुआ था जब जर्मनी में हिटलर जब नाजीवाद फैल रहा था उस वक्त, जिसमें उसने इसको प्योर आर्यन ट्रेट की तरह यूज किया कि जो स्वास्तिका सिंबल है वो एक आर्यन ट्रेट है। तो अब हम देखते हैं लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट था आर्यन कल्चर का। तो इसको
हम देखते हैं कि जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी प्रोटो इंडो यूरोपियन, ये आपका 6 to 7 मिलेनियम बीसी के अराउंड एग्जिस्ट करती थी। तो ये लैंग्वेज आपका अराउंड 4500 बीसी के अराउंड ये स्प्लिट हो जाती है आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांच में। तो इसके बाद इसमें जो फोनेटिक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ईस्टर्न ब्रांच में, जिसको प्रोटो इंडो ईरानियन लैंग्वेज भी बोलेंगे। फिर इसका डेवलपमेंट होगा और हमें जो इसका इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला हुआ है प्रोटो इंडो ईरानियन बोलिए या आपको इंडो इंडो आर्यन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसका जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है वो आपका 2200 बीसी से पहले नहीं मिला है। तो उस समय इराक में एक डायनेस्टी थी एगादे, उसका नाम था एगादे। तो उसमें इसका इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है इस लैंग्वेज का, और इसमें जो नेम्स मेंशन किए गए हैं वो एरिसेना और सोमसेना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका जो वेस्टर्न ब्रांच था, यहाँ पे जो ये वेस्टर्न ब्रांच है आपका, वेस्टर्न ब्रांच का बारे में हमें हेताइत इंस्क्रिप्शन जो एनातोलिया में हमें मिला था, हेताइत इंस्क्रिप्शन में वहां पे हमें इसके स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और लगभग आपका ये 19th to 17th सेंचुरी बीसी के आसपास था आपका। फिर हमें एक और इंस्क्रिप्शन मिला मेसेनियन इंस्क्रिप्शन जो ग्रीस में, वहां पे हमें बताया गया कि जो इसके अर्लीस्ट स्पीकर थे ग्रीस में वो 14th सेंचुरी बीसी के अराउंड आए थे। तो इस तरीके से हमें केसाइट और मितानी इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो केसाइट और मितानी इंस्क्रिप्शन में हमें ईस्टर्न ब्रांच के बारे में पता चलता है कि वहां पे उसके स्पीकर्स आए थे। बट हमें कोई भी इंडो आर्यन इंस्क्रिप्शन हमें इंडिया में नहीं मिला हुआ है। इंडो आर्यन इंस्क्रिप्शन हमें इंडिया में नहीं मिला हुआ है। हमें ऋग्वेदा में हमें मुंडा वर्ड्स कई बार मेंशन किया गया है, इसलिए ये लगता है कि पोस्ट हड़प्पन इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो इस तरीके से ये हमारा लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन के बारे में था। और इसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ द इंडो आर्यन। तो डिस्पर्सन ऑफ इंडो आर्यन में हम देखेंगे कि हमें जो जेनेटिक एविडेंस मिले हुए हैं, पहले हमने देखा कि जो M17 जीन मार्कर है जो हमें सेंट्रल एशियन पीपल में 40% मिलता है, वो हमें दिल्ली के हिंदी स्पीकिंग पीपल में लगभग 35% लोगों में मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये सजेस्ट करता है कि जो आर्यंस हैं उनका माइग्रेशन हुआ इंडिया में, और पहले भी हमने देखा है कि उनका माइग्रेशन आपका मेसोपोटामिया में हुआ, फिर आपका एनातोलिया, ग्रीस, यूरोप के डिफरेंट पार्ट, इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है आइडेंटिटी ऑफ द आर्यन ये कवर हो गया है। और ये इसके बाद एक स्मॉल टॉपिक बचता है इसमें जो आपका है एंड्रोनोवो कल्चर और BMAC कल्चर। ये टॉपिक इसलिए क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली एक्सक्लूसिवली ये पूछा नहीं जाता है, बट लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये आपका एंड्रोनोवो कल्चर का मैप है, उसके नीचे हमें BMAC मिलता है। इस एरिया को बैक्टीरिया रीजन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ा बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। तो इनका क्लासिफिकेशन एक्चुअली हिस्टोरियन ने किया था कि जो आर्यंस हैं उनके ओरिजिन और उनके क्या बोलते हैं मोमेंट के बारे में समझने के लिए। तो जो सेंट्रल एशियन कल्चरल कॉम्प्लेक्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड्रोनोवो एंड सेकंड बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों कल्चर थे, ये एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी भी थे और जियोग्राफिकली ये कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये इंडो आर्यन हिस्ट्री जो है, क्योंकि जब माइग्रेशन होगा तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होगा।
तो ये समझने में हमें काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं आंड्रो नोवो कल्चर के बारे में। तो आंड्रो नोवो कल्चर जो है आपका अराउंड 2000 बीसी से 900 बीसी के अराउंड जो सेंट्रल एशियन रीजन में, स्टेपी रीजन में था। इसमें जैसे कुछ एरिया आपका कजाकिस्तान का था, यूराल माउंटेन्स हो गया, आपका सदर्न साइबेरिया का रीजन हो गया, तो ये सारे रीजन इसमें आते थे। तो इनकी जो लाइफस्टाइल और इकोनॉमी थी, बेसिकली ये पेस्टोरलिस्ट ही थे, और इनके पास भी कैटल्स थे, सीप, गोट और हॉर्स थे। तो बेसिकली हॉर्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इनमें, क्योंकि ये एक ग्रासलैंड एरिया में थे, उस समय हॉर्स बेस्ड एरिस्टोक्रेसी भी थी। तो इस तरीके से, और हमने देखा भी है कि सेमी सबटेरेनियन पिट ड्वेलिंग भी ये लोग करते थे, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में थे। और हमने ये हड़प्पन फेज में भी देखा है, बुरजाहोम में भी, हरियाणा में भी, स्वात वैली में भी। और इनके इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट थे, जैसे हॉर्स हो गया, चैरियोट हो गया, वारफेयर हो गया, और इनके रिचुअल्स हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको देखा है। अगर हम सेकेंड कल्चर की बात करें, बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका सदर्न तुर्कमेनिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के आसपास का एरिया है। और इसकी जो लाइफस्टाइल थी, यहाँ पे आंडो नोवो कल्चर में हम पेस्टोरलिस्ट को देखा, बट बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में हमें थोड़ा सेटल्ड लाइफ मिलती है। और जिस तरीके से हम हड़प्पन फेज में देखे थे, अर्बन फीचर्स थे, यहाँ पे भी हमें अर्बन फीचर मिलेंगे, बट वो हड़प्पन फेज के अर्बन फीचर की तरफ मैच नहीं करेंगे। हड़प्पन अर्बन सेटलमेंट जो थे वो काफी एडवांस थे, और इनके कुछ रिलीजन्स एंड रिचुअल्स थे। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी। यहाँ पे हमें फायर वर्शिप मिलेगा। फिर रिचुअल ड्रिंक का था, जो हमने देखा भी था सोमा में, कि जो तोगोलोक 21 टेम्पल्स है, वहाँ पे हमें इफेड्रा जो ट्री है उसके रेसिड्यू भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम फिर जब माइग्रेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, एंड्रोनोवो और बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो उससे जो कल्चरल एक्सचेंज होंगे, कुछ रिलीजियस बोरोइंग्स होंगे, कुछ दोनों में स्टेपीज और ये आपके बैक्ट्रिया रीजन में कुछ अडेप्टेशन भी होगा, क्योंकि कुछ चीजें इनकी डिफरेंट थी और बैक्ट्रिया रीजन की डिफरेंट थी। तो इसके बाद जो इंटरेक्शन के बाद फिर ये ब्रांच जो आपका ईरान में आएगा, इसके बाद अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी आएगा। तो अगर हम लास्ट में अगर हम इनके एक कंपैरिजन की बात करें, तो उसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट देखें एंड्रोनोवो कल्चर, एंड्रोनोवो कल्चर एंड बीएमएसी। तो जो इनका जो नेचर था इकोनॉमी का, ये लोग पेस्टोरल थे, एंड्रोनोवल पीपल, और नोमैडिक भी थे। और बीएमएसी में हमें सेटल लाइफ मिलती है, अर्बन फीचर्स भी हमें दिखाई देते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होती थी। और आपका बीएमएसी में एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो हॉर्स था, हॉर्स का काफी प्रोमिनेंट पोजीशन था। हॉर्स एक सेंट्रल एनिमल था, और यहाँ पे हमें रेयर मिलता है बैक्ट्रिया रीजन में। फोर्थ हम देख लेते हैं, चैरियोट्स यहाँ पे थे। चैरियोट्स हमें बैक्ट्रिया रीजन में चैरियोट तो मिले हैं, बट वो सॉलिड व्हील के मिले हुए हैं। तो एज सच यहाँ पे रेयर ही चैरियोट थे। अगर हम रिलीजन की बात करें, तो यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस था, हॉर्स सेक्रीफाइस भी था। और आपका
बैक्टीरिया रीजन में आपका फायर कल्ट, सोमा सोमा कल्ट, और लास्ट पॉइंट कि आर्यन से क्या लिंक है इनका। तो आपका एंड्रोनोवो का स्ट्रॉन्ग लिंक मिलता है आपका आर्यन से, और इनका इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट लिंक इसलिए है क्योंकि जब माइग्रेशन हो रहा था एंड्रोनोवो कल्चर के लोगों का, तो वो लोग जब इंडिया की तरफ आ रहे थे तो बीच में बैक्टीरिया रीजन पड़ता है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ और यहीं पे जो एक्सचेंज हुए, कल्चरल एक्सचेंज उनके हुए थे। तो ये था आपका एंड्रोनोवो और बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अब हमारा ये टॉपिक जो है होलिस्टिकली कवर हो गया है। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैदिक एज, जिसमें हम अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे, और उसमें ऋग्वेद और उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी कैसी थी। उसके बाद हम इनके लिटरेचर के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं।